अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक और वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को रिंग कर लें, ऑल के बटन को क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस मिलती रहे। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आप कोई चीज़ मिस ना कर सके। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप सब लोग बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखें। लेकिन HTML लिंक्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से हम HTML के ऊपर एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का किसी और वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे जो HTML टारगेट टैग है, टारगेट टैग क्या करेगा आगे। HTML लिंक्स के अंदर एक इसका एट्रीब्यूट होता है HTML टारगेट। इसका क्या काम होता है कि हम मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ अपना जो HTML लिंक है वो व्यू कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई विंडो खोली हुई है और हम उसको क्लिक करते हैं तो वो विंडो एक अलहदा विंडो में वो वाला लिंक ओपन हो जाता है, तो वो कैसे होगा। या उसी विंडो के अंदर से अगर हम उसको क्लिक करते हैं तो वो उसी विंडो के साथ उसको रीडायरेक्ट करके दूसरी वेबसाइट पे ले जाए, तो वो कैसे होगा। तो इसके बारे में हम आप इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लैंक। अच्छा, जो टारगेट टैग यूज़ कैसे करना है पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे कि इसकी वैल्यूज़ को कैसे यूज़ करते हैं। आप देखिए, हम चले जाते हैं अपने एडिटर के अंदर। एडिटर में देखिए मैंने एक लिंक कल लगाया था अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिसको क्लिक करने पर होता क्या था कि ये हमारी वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर देता था, हमारे पेज को रीडायरेक्ट कर देता था मेरी एक एक्सटर्नल वेबसाइट के ऊपर। हम इसको बैक करते हैं। अब हम इसका चाहते हैं कि अगर हम इसको क्लिक करें तो ये जो वेबसाइट का पेज है एक अलहदा टैब के अंदर या एक अलहदा विंडो के अंदर ओपन हो जाए। तो वो कैसे होगा, वो कैसे पॉसिबल होगा, वो टारगेट टैग के ज़रिए पॉसिबल होगा। वो कैसे होगा वो हम देखते हैं आज करके। सबसे पहले हमने ये जो एक लिंक ले लिया, फिर हाइपर टेक्स्ट लिंक, हाइपर लिंक ले लिया था और उसकी हमें वैल्यू दे दी थी। अब हमने इसी वैल्यू के आगे एक लिंक यूज़ करना है, एट्रीब्यूट टारगेट। टारगेट को क्लिक करना है और यहाँ पे हम बारी बारी हम लगा के हम चेक करेंगे। अब सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर हमने किसी भी लिंक को एक अलहदा टैब के अंदर या एक न्यू विंडो के अंदर ओपन करना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, अंडरस्कोर ब्लैंक। तो ये अंडरस्कोर ब्लैंक मैं इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, ठीक है। और सॉरी, इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूँगा। अब देखिए मैं इसको क्लिक करूँगा तो क्या होगा। अभी देखिए पहले क्या हो रहा था कि जब हम किसी भी वेबसाइट को अपने लिंक पे अपनी वेबसाइट की अपने लिंक पर क्लिक करते थे तो वो उसको रीडायरेक्ट कर रहा था, वो उसी विंडो के अंदर से ही उसको ले जाता था, एक अलग टैब क्रिएट नहीं करता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब हमने इसको जब क्लिक किया है अंडरस्कोर टारगेट ब्लैंक लगा के, टारगेट ब्लैंक में अंडरस्कोर ब्लैंक लगा के, तो क्या हुआ है कि इसको क्लिक करने पर यह हमें एक अलग विंडो में ओपन कर दिया है। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर, स्पेशली ये तब काम आएगा जब आप अपने सोशल मीडिया के आइकन ऐड करेंगे या कोई ऐसा इमेज जो आप चाहते हैं कि आपका जो यूज़र है वो आपकी वेबसाइट पे भी स्टे करे और उसको बेशक उसकी आपकी वेबसाइट से वो दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट ना हो, तो उसके लिए फिर आप टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ करके उसके अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक वैल्यू दे दें, तो वो आपकी वेबसाइट भी ओपन रहेगी और उसके लिए एक नया टैब ओपन कर देगा। तो ये टारगेट की एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, जो अंडरस्कोर ब्लैंक जो सा हमारा वैल्यू है वो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है। अब आगे देखते हैं कि इसकी अगली वैल्यू क्या है। इसकी अगली वैल्यू है सेल्फ। सेल्फ ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट द सेम फ्रेम इट वाज क्लिक। अच्छा, इसमें क्या होगा जी कि ये सेल्फ हम लगाएंगे तो ये उसको रीडायरेक्ट कर देगा, यानी कि उसी फ्रेम के अंदर ही ये हमें आगे उसमें ले जाएगा। अब हम इसको लगा के देखते हैं, अंडरस्कोर सेल्फ, इसको कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये उसी फ्रेम के अंदर ही हमें ले गया है, ये उसने हमें उसको नेक्स्ट टैब पे ओपन नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद कौन सा टैग आ जाता है, उसके बाद वैल्यू आ जाती है पेरेंट। ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम। इसमें क्या होता है जी कि जो सा आपका पेज है जब आप इसको क्लिक करेंगे इसको लगा के, तो क्या होगा कि एक अलग से फ्रेम इसका ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा अंडरस्कोर टॉप। टॉप ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, ठीक है। ये क्या करेगा कि ये इसको फ्रेम छोटा करने के बजाय पूरे बड़े फ्रेम में ओपन कर देगा। अच्छा, अब ये तो HTML लिंक्स ठीक हो गया। अब आपने पढ़ना है HTML इमेजेस। आपको पता है कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि वेबसाइट क्या होती है कि एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ
फाइल्स। अब वो फाइल टेक्स्ट फाइल भी हो सकती हैं, वो फाइल मीडिया फाइल्स भी हो सकती हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं, साउंड की भी हो सकती है, वीडियोस की भी हो सकती हैं। डिफरेंट फाइल्स को जब हम कलेक्शंस को जब हम एक पर्टिकुलर यूआरएल से एक्सेस करते हैं तो हमारे सामने जो पेज होम पेज ओपन होता है उसको हम बोलते हैं वेबसाइट। और होम पेज को हम बोलते हैं जो मेन पेज ओपन हो जाता है उसको हम बोलते हैं होम पेज, जो कि index.html या index.php होता है बैकएंड पे। अब हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस शो करनी है तो उसके लिए हम कौन सा HTML का एलिमेंट या टैग यूज करेंगे वो आज हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आप देखें कि HTML इमेजेस का जो टैग है वो यूज होता है img, ठीक है। और ये बात याद रखें कि ये जो इमेज का टैग है ये अकेला यूज नहीं होता बल्कि इसके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो एट्रीब्यूट से लगाते हैं तो फिर इमेज हमारा शो होता है। अब सबसे पहले हम लगाते हैं अपना एलिमेंट, ठीक है। यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं इमेज के लिए टैग, इमेज लगाएंगे। अब इसका जो पहला एट्रीब्यूट है इमेज का वो कहलाता है सोर्स। अच्छा, सोर्स क्या चीज़ है? सोर्स आपसे पूछता है कि आपका जो इमेज है आपकी किस फोल्डर के अंदर, आपके कंप्यूटर में या आपकी होस्टिंग की किस डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए। देखिए, ये इमेज का पाथ होता है। इमेज का आप जो कोडिंग होती है ना, कोडिंग में आप कोड तो लिख देते हैं, लिंक तो लगा लेंगे, ठीक है, लेकिन इमेज के लिए आपको पहले इमेज आपकी किसी ना किसी कंप्यूटर की या किसी होस्टिंग की डायरेक्टरी में इमेज को रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पे रखेंगे तो फिर यहाँ पे उसका सोर्स या पाथ देंगे तो वो आपकी वो HTML उसको पिक करेगा, आपका ब्राउज़र उसको शो करेगा, अदरवाइज वो उसको शो नहीं कराएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सोर्स के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम इधर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के बाद हम उसका नाम रख देंगे इमेजेस। अब इमेजेस रख लिया, अब हमें एक इमेज चाहिए तो हम यहाँ पे जाते हैं, पीछे से हम कोई इमेज यहाँ से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये इमेज ले लेते हैं, इसको हम Ctrl+C करते हैं और वापस लेके हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं और ये वेबसाइट पे आके इमेजेस के फोल्डर में इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास इमेज हमारी डायरेक्टरी में आ गई है। अब हमने इसका सोर्स, इसका पाथ देना है HTML के अंदर ताकि ये हमारे ब्राउज़र के ऊपर हमें शो का हो जाए। तो उसका तरीका क्या क्या है? एक हमने इमेज टैग लगा दिया है, उसके बाद कौन सा टैग, उसके बाद एट्रीब्यूट है सोर्स। सोर्स को कैसे करना है? हमने CRC लिखना है, उसके बाद हमें इक्वल का निशान लिखना है, दोनों आपने कॉलम डालने हैं। इन कॉलम के दरमियान में अब आपने फोल्डर का नाम रखना है। अब आपका फोल्डर, आपका जो इमेज है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? आपका फोल्डर आपने एक बनाया है इमेजेस का, वहाँ पे पड़ा है, स्लैश करना है और इमेज का नाम लिखना है। इमेज का नाम क्या है? dynamic.png। हम इसको करते हैं क्या, इसको रीनेम करके इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करके .png। अच्छा, ये .png क्या है? ये एक्सटेंशन होती है इमेजेस की। ये डिफरेंट किस्म की जो इमेजेस होती हैं, अगर आप ग्राफिक को समझते हैं तो कुछ JPG की इमेज होगी, कोई PNG की होगी, कोई GIF की होगी। तो ये एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इमेज की जो एक्सटेंशन नहीं देंगे तो आपका इमेज ब्रोकन नज़र आएगा, आपका इमेज वादिया नज़र नहीं आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, उसका नाम रखेंगे आल्ट। अब ये एट्रीब्यूट किस लिए काम आता है? ये एट्रीब्यूट इसलिए काम आता है कि आप एक बात को याद रखें कि जब गूगल के ऊपर आप अपना इमेज अपलोड करेंगे तो वो गूगल आपके इमेज का नाम जो सा, जहाँ पे आप इमेज का नाम दे रहे हैं, वो उसको नहीं पढ़ेगा। वो पढ़ेगा इस टैग के ज़रिए, इस एट्रीब्यूट के ज़रिए, आल्ट के ज़रिए। क्योंकि जब गूगल को सर्च इंजन पे आपको डाटा डाल रहे होते हैं तो उसको ये वाला जो आल्ट होता है, ये वाला जो सा एट्रीब्यूट होता है, वो बहुत काम आता है इमेज को फाइंड करने के लिए, इमेज के नाम को फाइंड करने के लिए। तो ये आपका आर्ट, आपका एक तो इस गूगल के सर्च इंजन में आपको मदद देगा। दूसरा, अगर आपका इमेज किसी वजह से ब्रोकन हो जाता है या किसी वजह से पीछे से मिस हो जाता है आपकी डायरेक्टरी में से, तो ये उसका, आपने जो इसका नाम रखा होगा वो उसका नाम डिस्प्ले कर देगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मेरा इमेज क्या, क्योंकि अगर आपने 10 साल बाद अपनी इमेज वेबसाइट देखते हैं जो आपने बनाई थी तो आपको फ़ौरन याद आ जाएगा कि मैंने इस नाम से इमेज सेव किया था। तो आप दोबारा इस इमेज को लगा के उस डायरेक्टरी में ले आएंगे। तो हम आल्ट रख लेते हैं, बिल्कुल वही सेंड। अब देखें, लॉजिक एक ही है, लॉजिक को समझिए। अब ये हम जो आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ना, तो आप एक चीज़ को नोट करते जाएं कि इमेज को कोड करने का तरीका एक ही जैसा है, बस बीच में से एट्रीब्यूट चेंज हो रहे हैं। जैसे हमने कल एक पिछले लेक्चर में हमने एक हाइपरलिंक का एक लगाया था, ए टैग यूज़ किया था, उसमें देखा ना हमने ए टैग लगाया, फिर आगे href लगा के ये दो कॉलम के बीच में वैल्यू दे दी। इस तरह अब आपने इमेज का एक आपने टैग लगाया है, src लगा के उसके दरमियान में भी आप देखिए ये दो कॉलम ये लगा के दो, ठीक है, उसके बीच में ही आपने कॉमा के बीच में ही आपने इसकी वैल्यूज दे दी। तो सिंटैक्स सेम रह रहा है,
बस उसके अंदर की जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं, वो चेंज हो रहे हैं। तो ये आपने बड़ा ध्यान रखना है और इसको अच्छे तरीके से समझना है कि लॉजिक को समझे, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये देखें कोड को करने का तरीका क्या है। कोई भी एट्रीब्यूट लिखेंगे, उसके बाद इक्वल का निशान लिखेंगे, उसके बाद ये 2 कॉमास डालेंगे और उसके बीच में उसकी वैल्यू दे देंगे। अब इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ डायनामिक, DYNAMI ऐसी डायनामिक, ठीक है। और उसके बाद मैं इसका एक और एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, वो करूँगा टाइटल। अब देखिए मैं इसका टाइटल यूज़ कर लेता हूँ। टाइटल का मैं इसका नाम रख लेता हूँ डायनामिक। अब हम पहले इसको अपना अपना आउटपुट ब्राउज़र पे चेक करते हैं कि हमने जितना काम किया है वो विजिबल हुआ है कि नहीं। उसके लिए हमें ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा। इसको हम रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारा इमेज शो हो गया है। अब देखिए ये इमेज बहुत बड़ा है, तो अब HTML के अंदर, CSS के अंदर एक फैसिलिटी ये भी होती है कि हम इमेज के साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इमेज के विड्थ और हाइट के एट्रीब्यूट से इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्टेबल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई अगर डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, तो आप, लेकिन आपने इसके साइज़ को छोटा करना है, तो आप वक़्ती तौर पर आप इसको, इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? वो सिंपल, इसके साथ हम एक और एट्रीब्यूट लगाएँगे विड्थ का। अब मैं आप इसको कहता हूँ कि इसकी विड्थ कर दो 200 पिक्सल के अंदर, और इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट लगाएँगे हाइट का। मैं इसको कहता हूँ कि आप इसकी हाइट कर दें 100 पिक्सल। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और ये देखिए, अभी देखिए उसने मेरी जोन सी मैंने उसको डिज़ायर साइज़ बताया है, उसके अकॉर्डिंग उसने इसको एडजस्ट करके शो कर दिया है। तो आप इमेज के HTML के अंदर क्या-क्या, कौन-कौन से इमेज के सोर्स के इमेज के कौन-कौन से एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 सोर्स, जो आपका पाथ बताएगा कि इमेज कहाँ पड़ा हुआ है और डिस्प्ले करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आल्ट का, जो कि आपको बताएगा कि अगर इमेज ब्रोकन हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, इसको ऐसे आप कंट्रोल एस करता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अभी देखिएगा। अब देखिए वो इमेज ब्रोकन हो गया है, इमेज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपने चूँकि इसका नाम आर्ट रखा था डायनामिक, तो वो शो हो गया। तो ये आर्ट का ये पर्पस होता है कि अगर खुदानाख्वास्ता किसी वजह से भी आपका इमेज शो ना हो सके, तो उसके साथ इमेज का नाम आ जाए, ताकि फिर वो उसको आसानी के साथ ढूँढा जा सके, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसको दोबारा करता हूँ, रीसेट करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए वो आ गया। अब देखिए, अब मैं माउस लेके जा रहा हूँ, तो ये इसके ऊपर नाम भी बता रहा है। ये कहाँ पे लगाया हमने? ये टाइटल के टैग में लगाया हमने, टाइटल के एट्रीब्यूट में। टाइटल का एट्रीब्यूट हमने दे दिया डायनामिक, अब मैं लिखता हूँ डायनामिक पिक। कंट्रोल एस करूँगा, अब देखिएगा रिफ्रेश करूँगा, माउस लेके जाऊँगा, तो अब देखेंगे डायनामिक पिक आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि हम इमेज के टैग आज हमने पढ़ा है, जिसके अंदर हमने उसके एट्रीब्यूट देखे हैं डिफरेंट किस्म के। तो इस तरह से हम अपने लेक्चर के अंदर आज हमने देखा है कि हम किस तरह से एक इमेज को सेव करा सकते हैं। रिव्यूज आज के लिए इतना ही लेक्चर बना है। होपफुली आपको हमारा लेक्चर पसंद आएगा। आपके साथ एक रिक्वेस्ट है कि आप एक इस वीडियोस को बार बार देखें और इसको प्रैक्टिस भी करें, ताकि आप जल्दी से जल्दी सीखें। जी, नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।